हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 27 जुलाई 2025 को यूपी आरओ का पेपर शेड्यूल्ड है। ऐसे में जितने भी एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं उनका फोकस रिवीजन पे होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करने के लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं, जिससे जो है आपका रिवीजन जो है बेहतर हो सके। तो हमारी सीरीज का डे 4 है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एसिड क्लासेस के नाम से आपको इस तरीके का आइकन देखने को मिलेगा। आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे सारी पीडीएफ आपको एक जगह अवेलेबल हो जाए। और कोई भी मैं अगर अनाउंसमेंट करता हूँ या कोई भी हम लोग इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं तो आपको जो है इसकी तुरंत जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज हमको कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मनी बिल्स इन द पार्लियामेंट। यानी कि मनी बिल के ऊपर हमको एक सवाल पूछा गया है। इस दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि आरओ में पूछता है। बेसिकली बात यह है कि इसमें कह रहा है कि अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। दूसरा स्टेटमेंट है कि द राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल। यहाँ पे हमको इसका सही आंसर बताना है। तो देखो, पहला ऑप्शन तो है बिल्कुल सही है कि अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा में इस तरीके से कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है कि राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल, तो ये जो है गलत है। अमेंड नहीं कर सकती है, सजेशन दे सकती है वो लोकसभा को। अब यहाँ पर लोकसभा के ऊपर है कि वो सजेशन माने या ना माने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन जो है वो ठीक होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है विद रेफरेंस टू दी प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि संविधान में इसका वर्णन किया गया है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस टू विच ही शी बिलोंग्स। यानी कि वो जिस भी सदन का सदस्य है उसको पद पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना ही कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। एक एक करके आप दोनों स्टेटमेंट में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज हैं वो डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अगर आप आर्टिकल 105 की भाषा देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रिविलेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वहीं दूसरी बात वो ये कह रहा है कि इसको जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग से जो है वो प्रिविलेज देता है आर्टिकल 105। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 जो है बिल्कुल सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बोल रहे थे द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। यानी कि दो सेशन के बीच का जो समय होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे थे बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज जनरली हेल्ड फ्रॉम फरवरी टू मे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ जो है 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जनरली टर्म का यूज़ किया गया है। तो जनरली जो है बजट सेशन फरवरी से जो है मई के बीच में ही किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जॉइंट सिटिंग आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों सही हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसके ऊपर जो है जॉइंट सेटिंग की बात की जा रही है। तो ये जो है पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो है जॉइंट सेटिंग का कोई प्रावधान नहीं दिया संविधान में। उसके बाद बात कर रहे हैं कि जॉइंट सेटिंग जो है प्रिसाइडेड की जाती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट वहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2 ओनली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज हेडेड बाय अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और उसके बाद कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है मेंबर ऑफ अपोजिशन द्वारा हेड किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ लोकसभा इज नोन एज। यानी कि जो पहला घंटा होता है लोकसभा का वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है, प्रिविलेज आवर है, डिस्कशन आवर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन आवर जो है वो कहलाता है। ये 11 से 12 पीएम तक का जो समय होता है, यानी कि 11 एएम से जो 12 पीएम तक का जो पहला घंटा होता है उसको जो है वो क्वेश्चन आवर कहते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे पहला जो घंटा होगा वो होगा क्वेश्चन आवर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल बताना है। तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 इसमें बताना है कि कौन सा सही है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 81 जो है वो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करता है। आपको बस ये बताना है कि लोकसभा की जो है टोटल स्ट्रेंथ जो है आज की डेट में कितनी है। एक कमेंट में आप मुझे आंसर बताना कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, नंबर पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अ जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय, यानी कि अगर दो सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी भी बिल को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि द टेन्योर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, यानी कि आपको लोकसभा के स्पीकर का टेन्योर बताना है कि कितने साल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि 3 ईयर्स, ठीक है, उसके बाद 5 ईयर्स, फिर 6 ईयर्स और को टर्मिनस विद लोकसभा, यानी कि लोकसभा की जितनी लाइफ होती है उतना स्पीकर का टेन्योर माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, को टर्मिनस विद लोकसभा होता है। बट इन जनरली जो है लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो रही है तो 5 साल तक इसका माना जाता है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन होगा हर 5 साल बाद, तो उसके बाद जो है वो बदलेगी और नया जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा। बट रियलिटी में जो है वो को टर्मिनस होता है लोकसभा की, जितनी लोकसभा की लाइफ है उतनी जो है वो अध्यक्ष की लाइफ होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा है मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज, तो 21 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 साल जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, 25 साल जो है मिनिमम एज आपको चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा था फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, पहली जो है महिला वुमन अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन है सरोजनी नायडू, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार जो थी वो पहली वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे करेक्ट विद रेफरेंस टू पैसेज ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि जो बिल के पास होने की जो प्रक्रिया होती है उस पर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, द राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा जो है वो केवल जो है 14 दिनों तक जो है मनी बिल को डिले कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन बिल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद रेफरेंस टू डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी यानी DRSCs जो हैं उनके बारे में 2 स्टेटमेंट दी, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि DRSCs वर इंट्रोड्यूस इन 1993, यानी कि उनका गठन जो है 1993 में किया गया था। DRSC सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला जो है बिल्कुल सही है। इसका गठन 1993 में किया गया था, बट ये अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को नहीं सौंपती हैं, ये अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपती हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो पहला आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो है हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के डिस्कस किए, ये डे 4 था आपके RO सीरीज का। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जो है लाइक करके शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।